हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है अच्छे होगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 देखा था, क्लास 8 का बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर। इस बार हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे, एडोलेसेंस। आप लोग तैयार हो? चलिए, मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायो गुरुजी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडोलेसेंस की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस? द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज एडोलेसेंस। बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच का जो स्टेज होता है, बीच का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस एज। ठीक है। और इस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, उनको एडोलेसेंट्स कहते हैं, किशोर कहते हैं। हिंदी में इसको किशोर बोलते हैं और इस अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा। चलिए उसको हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। तो कौन सा एज है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था? तो देखिए, ऐसा हम लोग मानते हैं कि लगभग 11 साल से लेके जो 18 साल का उम्र होता है वो एडोलेसेंट पीरियड में गिना जाता है। ठीक है, 1-2 साल आगे पीछे आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा, लेकिन जनरली हम लोग 11 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच का जो एज है, जो एज ग्रुप है, उसी को हम लोग एडोलेसेंस एज ग्रुप मानते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज प्यूबर्टी? एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आपको मिलेगा देखने को। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना प्रारंभ हो जाता है। द पीरियड इन विच बॉयज एंड गर्ल्स अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, दिस पीरियड इज नोन एज, या दिस स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी। ठीक है, क्लियर है? फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। वह अवस्था जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, दिस पीरियड इज नोन एज प्यूबर्टी, और दिस स्टेज यू कैन से इज नोन एज प्यूबर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे बॉडी में चेंजेज आते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं। ठीक है, कुछ सिमिलर चेंजेज होते हैं, कुछ डिसिमिलर चेंजेज होते हैं। आइए उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला है इंक्रीज इन हाइट। इस अवस्था में, ठीक है, 11-12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक ये जो अवस्था है, जो किशोरावस्था, इस अवस्था में हाइट में बहुत तेजी से विकास होता है, ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, पैर की जो हड्डियां हैं और हाथ की जो हड्डियां हैं, उनमें तेजी से ग्रोथ होता है। उस ग्रोथ की वजह से जो है हाइट में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है, दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक है, गर्ल्स में शुरुआती दौर में जो ग्रोथ होता है वो तेजी से होता है और एज कंपेयर टू बॉयज, लेकिन अल्टीमेटली 18 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट बॉयज और गर्ल्स में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेंजेज इन बॉडी शेप। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का जो बॉडी शेप है वो डिफरेंट होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, कुछ सर्टेन एरियाज में गर्ल्स में जो है ग्रोथ ज्यादा होगा और बॉयज में किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ ज्यादा होगा। जैसे बॉयज में अगर हम बात करें तो जो मसल्स का ग्रोथ होता है वो ज्यादा होता है। इस एज ग्रुप में मसल्स का ग्रोथ ज्यादा होता है, बॉडी जो है टफ होती है बॉयज की एज कंपेयर टू फीमेल्स या गर्ल्स, और जो सोल्जर्स है वो थोड़ा ब्रॉड होने लगता है बॉयज में। वहीं ठीक इसके अपोजिट अगर हम गर्ल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो गर्ल्स में क्या होता है, जो हिप रीजन है उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, पेल्विक रीजन में ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है चेंज इन वॉइस। देखो, आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं उनका जो वॉइस होता है वो थोड़ा डीप होता है, हार्श होता है। वहीं लड़कियों का जो आवाज होता है वो थोड़ा पतला होता है, थोड़ा धीमा होता है। तो जो गले में जो हमारा जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। आपने सुना होगा लैरिंग्स।
ये जो लैरिंग्स का जो डेवलपमेंट है वो बॉयज में ज्यादा होता है, ठीक है। ये लार्जर देन बॉयज में लार्जर होता है देन फीमेल्स, गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स में भी पाया जाता है लेकिन उनका वॉइस बॉक्स थोड़ा कम दिखाई होता है, विजिबल नहीं होता है उतना, ठीक है, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। आप सबने सुना होगा एडम्स एप्पल। ये बॉयज में ज्यादा डेवलप होता है। यहां पर एक उभार आपने देखा होगा, कंठ के पास एक उभार हो जाता है, तो इसी दरमियान होता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। जो पसीने की ग्रंथियां हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स है, सीबेसियस ग्लैंड्स को ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, इनका जो एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से होता है इस उम्र में, किशोरावस्था में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ज़्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है इस उम्र में। और साथ साथ एक्ने और पिंपल्स, कील मुहासे आपने देखा होगा कि इस उम्र में जो है निकलता है बच्चों को, लड़के और लड़कियां दोनों को, ठीक है। आप सभी इसी एज ग्रुप में हैं तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, महसूस करते होंगे। अगला है फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इस उम्र में जो है सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बॉयज में आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है, ठीक है, पेनिस है, उसका इनलार्जमेंट होने लगता है, उसमें ग्रोथ होने लगता है, और उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रेशंस होने लगता है। एंड फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है ओवरी में। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं एडोलेसेंस एज में। नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से इसको समझना। रीचिंग मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इस उम्र में बॉयज और गर्ल्स में इमोशनल मैच्योरिटी आने लगता है, मेंटल मैच्योरिटी आने लगता है। इसका मतलब अब हम ज्यादा समझदार होने लगते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था की अपेक्षा। बाल्यावस्था में क्या होता था, जब आप कोई डिसीजन लेते थे तो अपने माता पिता पर आप डिपेंड होते थे, बार बार आपको पूछना पड़ता था हर काम के लिए। अभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं भी कोई डिसीजन ले सकता हूं, ठीक है। अब हर बात में आप टोका टोकी बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि अभी तक पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आता है, फिर भी बच्चे अब समझदार होने लगते हैं, सही और गलत समझने लगते हैं, ठीक है। इमोशनल हो जाते हैं, वो किसी किसी बात पे रूठ जाते हैं। बार बार देखे होंगे आप लोग, घर में अक्सर महसूस किए होंगे कि अगर किसी बात के लिए आपको टोक दिया गया तो आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है इस उम्र में। वहीं इससे पहले, कुछ दिन पहले, 10-11 साल तक, 10 साल की उम्र तक जब आप छोटे थे तो आपको 2 थप्पड़ अगर पापा या मम्मी ने लगा दिया तो आप उतना बुरा नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही आप 11, 12, 13, 14 साल हो जाते हैं तब आपको अगर कोई थप्पड़ लगा दे तब आपको बुरा लगता है। इसका मतलब आप थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। ये इस उम्र का एक इफेक्ट है, ठीक है। सही गलत का फैसला करने लगते हैं, इंटेलेक्चुअल होने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है मेरे लिए, ठीक है। उस हिसाब से आप फैसले लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चेंजेज है प्यूबर्टी में, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिजिकली दिखाई पड़ते हैं बॉडी में, मेल और फीमेल में, ठीक है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिप रीजन का डेवलपमेंट, पेल्विक रीजन का डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, उनमें हेयर आने लगता है, मुस्टैक, ठीक है, बियर्ड आने लगता है, दाढ़ी मूंछ का उगना, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा हेयर ऑन द चेस्ट, हेयर ऑन द आर्मपिट्स, हेयर ऑन द अंडर आर्म्स, these all are the secondary sexual characteristics of boys, ठीक है। इसी उम्र में जो है बहुत सारे हार्मोन जो है, सेक्सुअल हार्मोन जो है सिक्रीट होने लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था मेल और फीमेल में। हार्मोन्स क्या है बच्चों? हार्मोन्स केमिकल, वैसे केमिकल हैं जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स के माध्यम से रिलीज होते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, बिना किसी डक्ट के, बिना किसी ट्यूब के, डायरेक्ट ये
ग्लैंड से ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से जो टारगेट एरिया है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इनका हमारे शरीर के ग्रोथ और हमारे शरीर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर मैं अलग से एक क्लास लूँगा हार्मोन्स के बारे में। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में ही जानते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। एक केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में बनते रहते हैं ग्लैंड्स के माध्यम से। ठीक है, समय समय पर रिलीज होते रहते हैं और जो टारगेट एरिया है वहाँ पर ये पहुँचकर अपना काम करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब वह पीरियड जिसमें मेल एंड फीमेल दे आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। वह अवस्था, वह फेज जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो देखो मेल में तो ये जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी 11-12 इयर्स के बाद, और ये इंड जो है इसका कोई लास्ट एज नहीं है। जब तक व्यक्ति जो है मेल जो है हेल्दी है तब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में स्टार्टिंग एज 11-12 इयर्स है, लेकिन जो लास्ट एज है वो है 45 to 50 इयर्स। ठीक है, इसके बाद फीमेल्स जो है वो कंसीव नहीं कर सकती, वो माँ नहीं बन सकती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। और इस अवस्था को फीमेल्स में जो ये अवस्था है आफ्टर 45 इयर्स या और 50 इयर्स, दिस इज नोन एज मेनोपॉज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज मेनोपॉज? वह कंडीशन जिसमें फीमेल्स में जो है वो रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एज को मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मेनोपॉज। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हार्मोन्स मैंने आपको बता ही दिया। और भी कुछ अगर पॉइंट छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।